हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। यहाँ पे आप लोग को बिहार दरोगा की तैयारियाँ स्टार्ट करवा दी गई है। इसके साथ साथ बिहार दरोगा में क्या पढ़ना ज़रूरी है, मतलब कि उसके सिलेबस भी बता दिए गए हैं और उससे रिलेटेड बुक का भी नाम बता दिया गया है कि क्या क्या पढ़े, क्योंकि इतना ही पढ़े जितना में हम लोग पास कर सके, मतलब कि एग्जाम में एक सीट आपके नाम हो सके। तो जीके जीएस का जैसा कि मैंने स्टार्ट करवाया था, जो कि आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रह सकते हो। इससे पहले भी एक वीडियो जीके जीएस का जो सेलेक्टेड क्वेश्चन वाला अपलोड कर दिया गया, जो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा है। तो मैं ये पार्ट 2 वीडियो ला रही हूँ जीके जीएस का। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली देखोगे कि उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही आप लोग तक पहुँचाया जाएगा जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, यदि आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो ये देखोगे कि यहाँ से यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपके टेस्ट सीरीज में पर डे नंबर इंक्रीज होने की संभावना दिखेगी, मतलब कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेंगे ही। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे और आने वाले एग्जाम में, जैसा कि बिहार दरोगा का, फिर बिहार एसएससी का भी एग्जाम कैंसिल हुआ है पेपर लीक के कारण, तो उसमें भी आने की पूरी संभावना है। यदि आप लोग 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट होती तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ बीपीएससी पीटी भी आ रही है, जो कि वो 12 फरवरी को होने की पूरी संभावना है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस का एक बहुत अहम रोल होता है एग्जाम में। तो यदि जिनका जीके जीएस स्ट्रांग नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि आप लोग देखोगे कि कितना भी बुक पढ़ते हो कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ा जाते हो कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों में, क्योंकि आप तो वो सब पढ़ लेते हो जो बुक में दिया हुआ है, वो सब नहीं पढ़ पाते जो बुक के बीच में दिया हुआ है, मतलब कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कि एनसीईआरटी बुक का रहता है, तो उन सारे चुनिंदा क्वेश्चन को यहाँ पे डालने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करो। यदि आप नए हो तो ज़रूरी इस वीडियो को लाइक करना और प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला वीडियो है। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो आप अब निश्चिंत हो जाओ, आपका जीके जीएस बहुत मजबूत होने वाला है अब। तो आज का पहला क्वेश्चन, गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे लेकिन उस टाइम भूल जाते हो, लेकिन हाँ, आप लोग बार बार इस वीडियो को, यदि कोई काम भी कर रहे हो और हेडफोन लगा के वीडियो को सुनते रहते हो, बार बार एक चीज को सुनोगे तो आपको याद रहेगा। तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो अल्पतगीन। गजनी से जुड़ा हुआ मतलब कि गजनी, महमूद गजनी से जुड़ा हुआ यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। यदि पूछा जाएगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से रहते, कौन कौन से रहते थे महान विद्वान? तो अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उत्तवी। तो महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन थे? तो अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उत्तवी। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये भी क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। ये क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप हमारे चैनल से जुड़े रहो, बहुत फायदा होने वाला है, खासकर जीके जीएस के लिए तो आप निश्चिंत हो जाओ। तो यहाँ पे आपने देखा महमूद गजनी के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक हो जाएंगे अल्पतगीन। महमूद गजनी को उपाधि किसकी दी गई थी? तो सुल्तान की उपाधि दी गई थी। उनके दरबार में कौन कौन रहते थे? तो अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उत्तवी। गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। ये बहुत, 17 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओगे कि इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मतलब महमूद गजनवी से, गजनी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं
वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी मिलता है कि पहले तो 17 बार आक्रमण किए थे, फिर इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। हो गया। अब महमूद गौरी के बारे में आई। महमूद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किए थे। महमूद गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात के पाटन जिले पर किया था। इस समय वहाँ के शासक भीम द्वितीय थे। कौन थे? भीम द्वितीय थे। यदि महमूद गौरी के बारे में पूछा जाए, उनके युद्ध में जो प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन थे, जहाँ से एग्जाम हर बार आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और 1194 में चंदावर का युद्ध। ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत बार मतलब अनलिमिटेड बार देखने को मिलेगा और इसको एक क्रम में लिखने को मिलेगा कि मत कौन सा युद्ध पहले हुआ कौन से बाद में हुआ, किसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई, किसमें हार हुई। तो मोहम्मद गौरी की मात्र हार हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में, जहां पृथ्वीराज चौहान से उनको सामना करना पड़ा, जिनमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो गए थे। लेकिन फिर से मोहम्मद गौरी ने युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध किया जिसमें गौरी की विजय हुई। वहीं चंदावर का युद्ध पूछा जाए, जो कि एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कि किनके बीच हुआ है, तो गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें विजय गौरी हुए हैं, मतलब मोहम्मद गौरी। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें जीत हुई पृथ्वीराज चौहान की। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें जीत हुई गौरी की। और चंदावर का युद्ध जिस गौरी और जयचंद के बीच 1194 में, और जीत हुई फिर से मोहम्मद गौरी की। आगे की ओर आते हैं, जो कि अभिलेख, फेमस अभिलेख हाथी गुम्बा अभिलेख। हाथी गुम्बा अभिलेख के शासक कौन है? कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल की कौन से अभिलेख के शासक थे? हाथी गुम्बा अभिलेख के। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय। मतलब ये वाला क्वेश्चन तो इतना दूर वाला रट लो, हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये इससे दर्शन होंगे ही होंगे। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोबर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। मतलब कि मैं बता रही हूँ यहाँ पे जो चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, एक हाथी गुम्बा अभिलेख मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कलिंग नरेश खारवेल का। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का, ये भी बहुत। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। ये 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में एक न एक यहाँ से आने की संभावना रहती है, तो आप लोग रट लो इसको। हाथी गुम्बा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदामन, एहोल पुलकेशियन द्वितीय, मंदसौर नरेश यशोबर्मन, नासिक गौतमी बलश्री, भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त। तो यहाँ तक तो मोहम्मद गौरी और गजनी का खत्म हुआ। फिर मौर्य वंश के संस्थापक से कि मौर्य वंश के स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था। क्या कहा था? सैंड्रोकोटस। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि ब्रिसल शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य ने किन से पुस्तकों में, मतलब किन में किए? तो मुद्रा राक्षस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं चाणक्य, आप बोल रहे हो कि मैम कि आप तो हर एक क्वेश्चन में बोल रही होंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर क्या करूँ, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको हर एक एग्जाम में या फिर टेस्ट में देखने को मिलेगा ही। मतलब इन सारे क्वेश्चन का सामना करना ही पड़ेगा यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीतिक से था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीस
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मतलब यहाँ से आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो गया कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने क्या कहा था, तो सैंड्रोकोटस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया था, मतलब ब्रिसल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस में। चाणक्य चंद्रगुप्त का मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य को 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। आगे की ओर चलते हैं, अब सेल्यूकस निकेटर के बारे में जानते हैं। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे की ओर चलते कि इंडिका, क्या इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी, मेघास्थनीज द्वारा की गई थी। इंडिका पुस्तक की रचना मेघास्थनीज द्वारा की गई थी। अब पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के थे, जैन धर्म के। इसने भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये वाला मैंने आप लोग देखोगे जैन धर्म के बारे में जितने क्वेश्चन है इसके आप लोग का करवा दिया गया है। तो इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक तो करवाया ही जाएगा, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। तो आप यदि नए हो और बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़ो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखो। आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो डाल चुकी हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि 2023 में एक सीट लेना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ो। तो यहाँ तक आपने जाना चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीतिक से है। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को राजदूत मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इंडिका पुस्तक की रचना मेघास्थनी द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। इसने भद्रवाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। आगे की ओर आओ कि जो कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे, बिंदुसार। यदि पूछा जाएगा बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है, तो अमित्र घाट। किस नाम से, अमित्र घाट। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। किससे, बिंदुसार को। इसे जैन धर्म में सीन सेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। यदि पूछा जाएगा 16 राज्यों का विजेता किन्हें बताया गया, तो बिंदुसार को। किसने बताया, तो तारानाथ ने। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ था। तो अब अशोक के बारे में हम हर एक टॉपिक में आप लोग जानोगे थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन सबके लिए इम्पोर्टेंट दिया हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक 269 ईस्वी में मगध की राजधानी पर राजगद्दी पर बैठा था। जो अशोक है 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अपने राज्याभिषेक के समय वो अवंती का राज्यपाल था। अपनी राज्याभिषेक के समय अशोक अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। मौस्की और गुर्जरा अभिलेख से इसका नाम अशोक मिलता है। मौस्की और गुर्जरा अभिलेख से इसका नाम अशोक मिलता है। भाभरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यदि पूछा जाए आपसे कि मगध का सम्राट अशोक ने कौन से अभिलेख में बताया, तो भाभरू अभिलेख में। आगे की ओर चलते हैं। अशोक अपने राज्याभिषेक 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। आगे की ओर चलोगे। इसने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसाली पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पे अधिकार कर लिया था, तोसाली पर। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा लंबा अभिलेख के बारे में बोला जाएगा तो 7वां अभिलेख। छोटा अभिलेख के बारे में बोला जाएगा तो रूमीदेई अभिलेख। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की संख्या 5 थी। मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता है। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरू किया।
जिसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। अशोक ने पशु बलि की निंदा कौन से अभिलेख या शिलालेख में किया है? तो पहले। वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है। मौर्य वंश में लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश कितने वर्षों तक शासन किया? 137 वर्षों तक। नेक्स्ट चलते हैं कि अब कुषाण वंश से है। कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश के संस्थापक के बारे में कौन थे? तो कुजुल कुडबसी से। वहीं कुषाण वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। कुषाण वंश के प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क। इसने प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा था। मतलब कनिष्क की या कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। क्या रहते थे? चरक रहते थे। आगे की ओर चलते कि बुद्ध चरित्र की रचना अब अशुघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अशुघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अशुघोष ने। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आते हैं। गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। किसने करवाया था? कनिष्क ने। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खरी प्रतिमा का निर्माण हुआ। पूछा जाएगा बुद्ध की खरी प्रतिमा का निर्माण किसके वंश के समय हुआ था? तो कुषाण वंश के समय। तो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है आप लोग को जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करने का। तो कुषाण वंश में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण वंश में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। क्योंकि जीके जीएस में क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट तो पढ़ते रहते मतलब बहुत तरह के उनके पास बुक रहता है जो भी उनको पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उनका जीके जीएस पे कमांड नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मतलब बुक वगैरह हम देखोगे कि एक ही चीज़ ज़्यादातर की एमसीक्यू में कि एक ही क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन भी रहते हैं। यदि 100 क्वेश्चन मैंने रट लिया फिर भी उस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक फॉलो नहीं करते हैं। वहाँ से बीच बीच में इतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उन सारे क्वेश्चन को भी यहाँ पे डाला जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। आप लोग को लास्ट मतलब एग्ज़ाम से एक मंथ पहले नोट्स पर्सनली जो हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो कि पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा। उसे डाउनलोड करके आप अब एक अच्छा नोट्स तैयार किया हुआ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। सिर्फ उसको पढ़ोगे तो आपका काफ़ी हद तक जीके जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ो क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। गुप्त वंश के संस्थापक। अब गुप्त वंश के बारे में आ गया। गुप्त कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। इसने गुप्त वंश की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त। अब इनके बारे में है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे का कहा जाता है भाई? तो समुद्रगुप्त को। इसे कविराज भी कहा जाता है। वहीं इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। तो यहाँ पे हमने जाना चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जाना कि इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी और गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। वहीं समुद्रगुप्त के बारे में जाना कि इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। उपाधि के बारे में कि परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में कवि हरिसेन रहते थे। यहाँ तक तो हमने जान लिया। फिर आगे की ओर चलते हैं जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल का फाहियान भारत आया था।
पूछा जाता है आपसे, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके दरबार में कलिदास, धन्वंतरी, 12 मिहिर जैसे विद्वान रहते थे। अब किसके दरबार में ये विद्वान रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिनके दरबार में फाहियान भारत आया था। और कालिदास, धन्वंतरी, 12 मिहिर इनके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन थे? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक, अंतिम गुप्त शासक के बारे में आपसे पूछा जाता है कि अंतिम गुप्त शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? सुदर्शन झील मतलब क्या? स्कंदगुप्त। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है पल्लव वंश के संस्थापक। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो विष्णु। विष्णु के बारे में कि इनकी पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रवर्षण के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम थे, इसी वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम को एक आसम रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह ने। यदि पूछा जाएगा महाबली रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इसने बतापी कोंड उपाधि धारण की थी। आगे की ओर चलते हैं कि कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। यहाँ पे स्टूडेंट पक्का कंफ्यूज करते हैं वर्मन प्रथम और द्वितीय में, क्योंकि वो बार बार देखते। यदि महाबलीपुरम के बारे में पूछा जाए तो नरसिंह वर्मन प्रथम, वहीं कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर के बारे में पूछा जाए तो कैलाशनाथ मतलब नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में थे। ये बहुत है, 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सच में। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी थे, जो कि इन्हीं के दरबार में थे। किनके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब चोल वंश के बारे में आते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला होगा कि चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। ये दोनों ऑप्शन में रहते हैं कि चोल वंश के शासक कौन थे? तो राजा राज प्रथम। फिर रहेगा चोल वंश में सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम में। राजेंद्र प्रथम गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता है। चोल वंश की स्थानीय स्वशासन प्रमुख विशेषता। इसमें प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से। किस वंश से नटराज मूर्ति का संबंध भाई? चोल वंश से। अब राष्ट्रकूट वंश के बारे में आएंगे कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानेखेट। इस वंश के प्रमुख शासन कौन थे? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष। मतलब कि कृष्ण, तीनों शासक प्रमुख थे राष्ट्रकूट के। कौन कौन से थे भाई? कि कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। वहीं आपसे पूछा जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय वंश पहले कौन कौन है? राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार वंश के शासक को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज वर्मार की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज की रचना किसने किया था? तो अमोघ वर्ष ने किया था। तो आगे की ओर चलते, लास्ट में मैं सारे वंश के बारे में भी आपको बताऊंगी। पाल वंश के बारे में यहाँ पे है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। यदि पूछा जाएगा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। वहीं देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय और बालपुत्र देव के अनुरोध पर बौद्ध विहार के निर्माण में 5 गांव दान में दिए गए थे। ये लग रहा होगा कि हार्ड क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। बिहार दरोगा
जो कि मेंस से 22-13 वाला हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए हैं। वहीं गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में थे? तो लक्ष्मण सेन के। आगे की ओर चलेंगे जो कि लोहार वंश के है। लोहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो संग्राम राज। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना कल्हन द्वारा। अब गुलाम वंश के बारे में आता है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था। निर्माण की बात रहे तो नींव डाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, निर्माण किए थे इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का की उपाधि दिया गया था, लाख बख्श कहा जाता था। वहीं ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुबुत उल इस्लाम का निर्माण किया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वहीं दिल्ली में कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो उनके नाम से ही पता चलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वहीं बख्तियार खिलजी ऐबक के सेनानायक थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी किसके सेनानायक थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। आगे की ओर चलते हैं जो कि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और उनके गुलाम भी थे, लेकिन उससे पहले वो बदायूं के शासक थे। इल्तुतमिश की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। यहाँ सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। यदि पूछा जाएगा शुद्ध अरबी सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया था? तो इल्तुतमिश ने। इसने तुर्कान चहलगानी नामक संगठन बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। आपसे पूछा जाता है तुर्कान चहलगानी नामक संगठन किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। वहीं इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो अब बलबन है। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू की थी। सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। इसने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लुग खां की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्लुग खां की उपाधि किसको मिला था? तो बलबन को। किसने दिया था? नासिरुद्दीन महमूद ने। यदि पूछा जाएगा नासिरुद्दीन महमूद ने एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन किया था। टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी। इसके साथ साथ ही इन सारे जो कि आपको वंश दिखाई देंगे, मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, सबका आपको एक हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वो भी पीटी एग्जाम होने से 1-2 मंथ पहले ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहो, आपको सब चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा, सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। सिर्फ आप इतना सोचो कि आपको पढ़ना, एक सीट अपने नाम करना है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़ो, इसे दोस्तों में शेयर करो और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किए जाएंगे। आज के वीडियो में आपने देखा वंश के बारे में, जो कि सारे वंश यहाँ पे आपके क्लियर हुए होंगे। इसे 1-2 बार देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।